ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था कि सभी ट्रेड के लिए है, ठीक है, सब में कॉमन होता है। और जो हमारा सीरीज था सुपर 6 के नाम से था, तो इसका आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी ये वाला पार्ट पहली बार देख रहे होंगे जो लोग, वो लोग पहले पार्ट 1 देख लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप लोगों को यूट्यूब में चले जाएगी, यूट्यूब में देखेंगे ना तो होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में एक सेक्शन होता है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको ऑक्टा कैलकुलेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए आगे चलते हैं। आज जो हम लोग का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को ना, उसका जो पीडीएफ है वो कहां से मिलेगा, उसके लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे वेबसाइट से डाउनलोड करना है आपको पीडीएफ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। आपके अपने मोबाइल फोन में गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट इस तरह से मिल जाएगी, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा, जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटी कोर्स नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ, वहां पर क्लिक कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपको आईटी कोर्स पे क्लिक करना है, नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर, नीचे देखेंगे तो फर्स्ट ईयर है, आप फर्स्ट ईयर वाले क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे आपको वहां पे नीचे को स्लाइड करेंगे, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, आप एक बार जरूर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का क्वथनांक पूछ रहा है। क्वथनांक शायद हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगे, शायद ना भी दिमाग में क्लिक करे कि क्या कह रहा है, लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे ना, बॉइलिंग पॉइंट, तब तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, एक तरह से आप अपने शब्दों में समझना चाहें तो कह सकते हैं बॉइलिंग का मतलब उबलना या खौलना, कि पानी किस टेम्परेचर पे खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो ठीक है, ये तो एक हो गई आपके समझने के लिए बात। पर टेक्निकली देखा जाए तो क्या होता है, टेक्निकली मतलब अगर देखें हम लोग तो पानी द्रव से भाप में या वाष्प में बदलने लगता है, तब हमें मानते हैं कि पानी खौल रहा है। जब पानी खौलना स्टार्ट करेगा तब आप देखेंगे उसमें से भाप निकलने लगेगी, या तो कह सकते हैं भाप में या वाष्प में निकलने लगती है। तो जब हमारा पानी द्रव से भाप में वाष्प में बदलने लगता है तो उसी सिचुएशन को बोला जाता है कि वह उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसका क्वथनांक है। मतलब कोई पदार्थ हो जो हमारा वो किस में बदलने लगे, जो पदार्थ है वो हमारा भाप में बदलने लगे, या फिर हमारा वाष्प में बदलने लगे कह लीजिए, या कह लीजिए हमारा पदार्थ गैस में बदलने लगे। अगर जब वो जिस टेम्परेचर पे वह भाप वाष्प या गैस में वो पदार्थ बदलने लगता है, वही टेम्परेचर उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। पानी किस टेम्परेचर पे, तो पानी जो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है, या कह लीजिए भाप या वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एक और चीज आपको बार बार पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। दोनों थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, गलनांक। क्या होता है, गलनांक। नाम से ही पता चल रहा है, मेल्टिंग का मतलब पिघलना, गलना, या तो हिंदी वाला भी इसका ठीक है, गलनांक नाम से ही लग रहा है गलने की बात कर रहा है। तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो जब हमारा कोई पदार्थ क्या हो, ठोस से, कोई पदार्थ हमारा क्या हो, ठोस से लिक्विड अवस्था में, द्रव में परिवर्तित हो। पदार्थ क्या हो हमारा, ठोस से द्रव में बदले। तो जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ हमारा जो होता है वो द्रव में बदलने लगता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है, जिस टेम्परेचर पे वह बदलने लगता है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक समझ में आया कि वो जब वो सॉलिड से क्या, ठोस द्रव में, ठोस से द्रव में बदलने लगे, पिघलने लगे, तो ये गलनांक। जैसे बर्फ, बर्फ हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस में भी बदलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड में भी बदल जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो बर्फ का गलनांक होता है, किसका, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही गल करके लिक्विड में बदलती है। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कि बर्फ जो है ठोस अवस्था में है, बर्फ मतलब ठोस अवस्था, और द्रव में कब बदलेगी, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आती है तो धीरे धीरे पिघल करके द्रव में बदल जाती है, तो वो उसका गलनांक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें बस एक फार्मूला याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें मालूम है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भुजा स्क्वायर।
क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। भुजा को कहीं कहीं पर ए से भी दिखा देते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, निकालना क्या है हमें, हमें वर्ग की भुजा निकालनी है। आपको मालूम है वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, एक भुजा पता चलेगा सब पता चल जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है भैया, ये फार्मूला हो गया आपका भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है। अब हमें क्या भुजा निकालना है, तो भुजा वाला ले लेते हैं कि भाई भुजा स्क्वायर, हमें एक भुजा चाहिए, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, यहां हम देख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल 625 दे रखा है। कोई बात नहीं, 625 हमने लिख लिया, mm स्क्वायर जो भी है। वर्ग भुजा स्क्वायर बराबर, जबकि हमें भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या होगा, तो इधर स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला अंडर रूट में चला जाएगा। 625, और 625 किसका भाई वर्गमूल है, तो हमें मालूम है कि 625 को अगर हम तोड़ें तो 25 गुणे 25 इसका पेयर बन जाएगा। 25 25 सेम 625 होता है, पेयर बन गया तो एक 25 बाहर निकल आएगा। 25 आपका mm में था तो mm आ जाएगा। तो क्या आ गया आपकी भुजा, भुजा कितनी आ गई वर्ग की, 25 mm आ गई। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। एक फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होगा, तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। घनत्व इज इक्वल टू होता है क्या, रो, एक मिनट रुक जाइए, घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू होता है m अपान v। क्या होता है, m अपान v। m क्या है, तो m होता है हमारा द्रव्यमान, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और v क्या होता है हमारा, v होता है हमारा आयतन। v क्या होता है, आयतन होता है। क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, कि द्रव्यमान के प्रति जो इकाई आयतन हो, द्रव्यमान के प्रति क्या हो, इकाई आयतन हो। इकाई आयतन कहिए या एकांक आयतन कहिए। इकाई का मतलब एक होता है, एकांक का मतलब भी एक होता है। कहीं कहीं इकाई आयतन लिखता है मतलब आयतन एक हो जाए, या एकांक आयतन बोले उसका मतलब भी होता है कि आयतन अगर एक हो जाए। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई कोई पदार्थ का द्रव्यमान की जो प्रति आयतन है वह एक हो जाए। मतलब एकांक आयतन में, एक आयतन में जो पदार्थ की मात्रा उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब आयतन एक हो जाए। तो भाई अगर आयतन हम लोग एक ले लेंगे तो ऊपर क्या बचा, द्रव्यमान ही तो बचा। अब द्रव्यमान में एक का भाग दीजिए या मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का कोई मतलब रह नहीं गया। तो अगर आयतन हमारा इकाई हो जाए, एक हो जाए, एकांक आयतन में जो उपस्थित हमारा द्रव्यमान है ये किसके बराबर है, ये घनत्व के बराबर है। भाई एकांक आयतन में, आयतन को जब हम लोग एक कर दे रहे हैं तो जो द्रव्यमान हमारा बच रहा है किसके बराबर बच रहा है, घनत्व के बराबर बच रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, मतलब आयतन को एक कर दिया जाए तो उसमें उपस्थित जो द्रव्यमान है वह क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, द्रव्यमान कब कहलाता, तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, देखिए ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है ना, किसी पिंड का द्रव्यमान पिंड में निहित, पिंड में उपस्थित कहिए या निहित कहिए, पिंड में निहित या उपस्थित, पिंड में निहित या उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है। आई बात समझ में। द्रव्यमान क्या होता है हमारा, तो कोई पिंड है हमारा, तो पिंड का जो द्रव्यमान क्या कहलाएगा, तो उस पिंड में निहित या उपस्थित, उस पिंड में निहित या उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा, उस पिंड में जितनी भी पदार्थ की मात्रा उपस्थित है, निहित है, वही क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान कहलाएगा। वेट क्या होता है, भार क्या होता है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू mg। m क्या होता है, द्रव्यमान, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान और यह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण ये होता है। यही हमारा W क्या है, भार होता है। तो भार क्या होता है, m इंटू जी, मतलब द्रव्यमान था तो पिंड में क्या था, जो निहित पदार्थ की मात्रा थी वो द्रव्यमान था। भार क्या है, तो उस द्रव्यमान पे, क्योंकि कोई भी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर उपस्थित है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या करती है, उस कोई भी, जितनी भी पृथ्वी पर वस्तुएं उपस्थित है, पृथ्वी सभी वस्तुओं पर एक बल लगाती है। वही बल उसका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और उस बल की वजह
वजह से वही त्वरण उत्पन्न होता है द्रव्यमान में। तो वही त्वरण और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो भार होता है। मतलब पृथ्वी सभी वस्तु पे अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही हमारा बल की वजह से वह त्वरण उत्पन्न होता है। तो वह गुरुत्वीय त्वरण और जो द्रव्यमान है इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह भार कहलाता है। वॉल्यूम क्या, आयतन क्या है, तो कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है, भाई कोई भी पदार्थ है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तो कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। वह हमारा जो आयतन होता है वो त्रिविमीय में होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में लिया जाता है। तो कोई भी स्थान जो हमारा कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है, जितना स्थान घेरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा पूछा है तो जो जल की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा होता है वह 1 होता है। इसको आपको याद रखना है, क्या होता है, 1 होता है। आप याद रख सकते हैं कि जल ही एक जीवन है, कहते हैं ना जल ही मात्र एक संसाधन है जीने का, तो 1 आपको याद आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कई बार अगर आपको अलग पूछ दे, जैसे कि एल्युमिनियम का जो 3-4 आपके और इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिख देता हूं मैं। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा एल्युमिनियम का, ठीक है, कॉपर का, लोहा का मतलब आयरन का, यह कॉपर है हमारा, क्या है, कॉपर है। ठीक है, चलिए कॉपर का, लोहा का, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का जो होता है हमारा वह होता है 0.22, क्या, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। वही आपसे कॉपर का पूछा जाए तो 0.1 होता है। ठीक है, लोहा का पूछा जाए 0.12। तो ये इनके विशिष्ट ऊष्मा हो गए, एल्युमिनियम का, कॉपर का, लोहा का, इनको भी नोट कर लीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन में पूछा था पानी की विशिष्ट ऊष्मा वह 1 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इकाइयों की प्रणाली की 2 प्रकार कौन से हैं, कि व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के मतलब इकाइयों की प्रणाली की 2 प्रकार कौन से हैं। तो अभी देखिए जब हम लोग पिछले पार्ट में, इसलिए मैं कह रहा था कि पार्ट 1 से पहले देख लीजिए फिर पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 देखिए रहते तो क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेते। मैंने आप लोगों को बताया था, पहला एक क्वेश्चन जब उसमें आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मात्रक होते हैं या जो राशियां होती है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी मेन होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब मूल राशियां, डिराइव्ड का मतलब व्युत्पन्न राशियां। मैंने बताया था आपको कि मूल राशियां 7 होती है और बाकी जितनी भी राशियां हैं वह सब मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशियां कितनी हो गई, 7 हो गई, बाकी जो उनसे उत्पन्न हुई वो व्युत्पन्न राशि हो गई। ठीक है, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो मात्रक हमारे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, वैसे ही राशियां हमारी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां 2 टाइप की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए फंडामेंटल और डिराइव्ड। ऑप्शन सी सही जाएगा। मेन हमारा भाई 2 प्रकार के ये है। ठीक है, बाकी ब्रिटिश एंड मीट्रिक थोड़े होता है भाई, वो तो ब्रिटिश होता है, मीट्रिक होता है, एसआई होता है भाई। ब्रिटिश वाले में तो एपीएस सिस्टम आ जाता है, मीट्रिक में हमारा सीजीएस एमकेएस आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय वाले में एसआई सिस्टम आ जाता है, वो तो अलग चीज हो गई। और देखिए गुरुत्वाकर्षण है, नॉन गुरुत्वाकर्षण है, इससे मतलब है नहीं, मीट्रिक एंड इंटरनेशनल। तो वही मैंने आपको बताया, मीट्रिक वाला में हमारा क्या आएगा, सीजीएस एमकेएस आता है, एसआई वाला हमारा इंटरनेशनल वाले में आता है। जो इंटरनेशनल का मतलब एसआई क्या मात्रक, जो हर अपने देश में, दूसरे देश में, देश विदेश में हर जगह उसका मान एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग एसआई मात्रक या इंटरनेशनल वाला कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक कहते हैं, जो सभी जगहों पे एक ही रहता है, बदलता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 529 का वर्गमूल क्या है। किसका पूछ रहा है, 529 का वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बदल भी दे तो आपको दिक्कत ना हो। वर्गमूल कैसे निकलता है, देखिए आपको पहले सिंपली आप इस तरह से लिख लोगे 529। ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 संख्याएं ऐसी जिनका आपस में गुणा किया जाए, मतलब 2 स्वयं से, मतलब वह संख्या जो स्वयं से गुणा करने पर वह संख्या आ जाए, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। तो एक तो आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो कि 13 का 13 में गुणा कर लीजिए 33, 13 गुणे 13, पहला ऑप्शन 13 है तो 13 गुणा 13 कर लीजिए। फिर दूसरा 23 है तो 23 गुणे 23 कर लीजिए। तीसरा क्या 33 है तो 33 गुणे 33 कर लीजिए। चौथा 43 है तो 43 गुणे 43 कर लीजिए। कोई ऐसा जरूर होगा जिनका आपस में जब गुणा करेंगे ना तो 529 आपको मिल जाएगा, जिससे गुणा करने पे मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, अगर पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। एक बार आप 13 का 13 में करोगे, नहीं मिला तो फिर 23 का 23 में करोगे, नहीं मिला तो 33 का 33 का करोगे, नहीं मिला तो 43 का 43 में करोगे, तब जाकर के आपको सॉल्व होगा। और निकलेगा कैसे, जो तरीका है तो वो इस टाइप से होता है कि मान लीजिए आपको 529 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे हम 529 निकलते हैं और दाहिने साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं, जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर इधर से हम बनाना शुरू करें, देखिए जोड़ा बनेगा
ए, अभी अकेले बच गया, कोई बात नहीं, सिंगल ले लेंगे। दशमलव वाली संख्या रहती है तो उसमें बाएं साइड से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, फिर लास्ट में जो बचता है उसको सिंगल लेते हैं। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। इसलिए पहले मैंने इधर पेयर बनाया और 5 अकेले बच गया तो अकेले छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब भी हम ऐसे वर्गमूल निकालते तो इसमें गुणा किया जाता है जोड़े में। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 का गुणा करूंगा तो 1/1 एक लिखूंगा ना, 1 का 1 में गुणा करूंगा। अगर 2 करूंगा तो 2 गुणे 2 करूंगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 गुणे 1 ही रह गया, 2 दूना 4 यहाँ, जबकि 5 है। 3 बार करना है मुझे तो 3 गुणे 3 करूंगा तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ 5 ही है, मतलब 2 ही बार हमारा जाएगा, तो 2 वाला लेना पड़ेगा, 2 गुणे 2। ठीक है, कितनी बार गया, 2 दूना 4, 2 बार गया था, 2 बार गया, यहां लिख लेंगे 2 दूना, 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, यहां थोड़ा जगह छोड़ूंगा तब ना, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। कितनी बार गया भाई, 2 बार गया ना, 2 2, तो 2 बार गया तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 दूना 4। 3 ले रहा हूं तो क्या, 3 त्रिक के 9, हम लोग जोड़े में गुणा करते हैं, तो 3 त्रिक के 9, 4 लूंगा तो 4 चौके 16 ज्यादा, 3 त्रिक 9 ही ज्यादा हो गया, इसलिए 2 ही बार जाएगा, 2 दूना 4। अब जो हम लोग गुणा करते हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 2 2 4। अब यहाँ लिख लेंगे इसको जोड़ करके। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1, बाकी ये पेयर में है तो दोनों एक साथ उतर जाएगा, 129। अब अगली संख्या कितनी ले जाएं, तो आपको मालूम है जो भी संख्या यहां लिखेंगे जोड़े में लिखेंगे। हमारे पास 4 पहले से है, अगर एक बार ले जाएं तो 1/1 हो जाएगा, 1 एकम 41 आ जाएगा। 2 बार ले जाएं तो 4 है, 2 वाले जाना तो 2/2 लिखना पड़ेगा, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 84 आ गया, वहां 129 है। 3 बार ले जाएं तो 4 पहले से ही है, 3 बार ले जाएंगे 3/3 लिखेंगे, क्या बताया, पेयर में गुणा करेंगे, 3/3 कितना होगा, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 129 मिल गया। मतलब अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां, कितनी बार गया, 3 बार गया, यहां लिखेंगे, तो देखिए 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, 129। अब ये कट गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कितनी बार में, 23 बार में। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यह तरीका है ऐसे निकालने का वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। और दूसरा था कि आप ऑप्शन बेसिस से भी आपस में उनका गुणा करते हैं, जिनका गुणा करने पे 529 मिल जाता, वो ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो आपको जो तरीका सही लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेज आपको कैसी लगी। और पार्ट 1 जैसे जब भी देखिए, चीज मैं आपको बता दूं कि पहले सीरियल से देखते हुए प्लेलिस्ट में जाइए, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सीरीज से देखते हुए आएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।